नमस्कार। श्रीमती गौरा पंत शिवानी द्वारा लिखित उपन्यास 14 फेरे का हम लोग पठन और श्रवण कर रहे हैं। अभी तक पहले के 2 भागों में हम लोगों ने सुना कि कैसे कर्नल अपनी पत्नी नंदी को और अपनी पुत्री अहिल्या को पहाड़ों पर ही छोड़कर कलकत्ते में रहने लगता है और बहुत धनी हो जाता है। किंतु नंदी अपने मायके में बहुत दुख उठाती है और अंत में वो ऊब कर कलकत्ते चली जाती है। लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि उसका पति अपने विलास और वैभव के मद में चूर है और वो वहाँ पर उसकी विलासिता देख करके घर से चली जाती है और पहाड़ों पर किसी साधु के आश्रम में रहने लगती है। पुत्री को वो अपने पति के पास ही छोड़ जाती है। अब आगे अहिल्या छुट्टियों में घर आई तो उसने एक ही बार अपनी माँ के लिए पूछा, पर दूसरे ही क्षण वह मल्लिका मौसी की लाई नई गुड़िया को लेकर खेल में जुट गई। अब वह बात बात पर मचलने वाली रोनी अहिल्या नहीं थी। उसके सुनहले बालों को मदर ने मोहक गोलाई से काट दिया था। नन्हे कटे बालों के गुच्छों ने अंगूर के गुच्छों की ही भांति चेहरे को घेर कर प्यारा सा बना दिया था। वह अब स्कर्ट पर तनिक भी गर्द नहीं सह सकती थी। चट से ब्रश लेकर झाड़ने बैठ जाती। जूतों में पॉलिश कर नौकर लाता तो वह उसमें 20 नुक्स निकाल देती। अपनी सुघड़ पुत्री के अदब कायदे देखकर कर्नल मन ही मन खेल उठता। एक ही वर्ष में मदर ने उसे घिस मांझ कर परिष्कृत कर दिया था। पहले वह उछलती कूदती सीढ़ियां फांद जाती थी, अब दोनों नन्हे से हाथों को पीठ की ओर झुलाती व मनोहर चलन से सबको मोह लेती। उसके मानस पटल से नंदी की मूर्ति धीरे धीरे धुंधली पड़कर किसी शून्य अंतराल में विलीन होती जा रही थी और उसका स्थान ले रही थी एक और हंसती खिलखिलाती रमणी। छुट्टी में अहिल्या घर आती तो मल्लिका उसे सवेरे ही आकर कार में उठा ले जाती। कितने सारे रंगों के स्वेटर और कार्डिगन उसने बिन दिए थे और अहिल्या की छुट्टियां खत्म होने को होती तो मल्लिका का चेहरा लटक जाता। जिस बच्ची से उसके रक्त मांस का भी कोई रिश्ता नहीं था, उसी के लिए वह कभी रात रात भर बैठी रहती। क्या पता बीमार ही पड़ गई हो। स्विमिंग भी तो सीखती थी, कहीं डूबा न जाए। एक आध दिन भी पत्र आने में विलंब होता तो वह स्कूल को तार कर देती और उत्तर आने तक पागलों की तरह चक्कर लगाती रहती। अहिल्या की स्कूल की प्रगति से कर्नल संतुष्ट थे। वह बड़ी प्यारी प्यारी चिट्ठियां लिखती थी जिन्हें लाल रिबन से बांधकर मल्लिका अपने सेंट से सुवासित हाथी दांत के श्रृंगार दान में सहेज कर रखती थी। लड़की आश्चर्यजनक रूप से लंबी होती जा रही थी और जब 14 वर्ष की अहिल्या सीनियर करके घर लौटी तो मल्लिका दंग रह गई। मल्लिका मौसी की गोदी में लेटकर मचलना अहिल्या को अब भी अच्छा लगता था। कैसी प्यारी सी विदेशी यूडिकोलोन की खुशबू आती थी मौसी के शरीर से। उसे फिर बाहर भेजने का प्रस्ताव हुआ तो वह अड़ गई कि अब वह कलकत्ता में ही रहकर पढ़ेगी। बोर्डिंग का खाना खाते जी उब गया मौसी, आज बनाओ ना चिकन बिरयानी, वह कहती और चट से कमर में आंचल खोसकर मल्लिका उसकी मनपसंद चीज़ बनाने में जुट जाती। कभी कर्नल मल्लिका और अहिल्या को लेकर पिकनिक पर ही निकल जाते। खजूर और सुपारी के झुरमुट के साए में मौसी की गोदी में लेटकर अहिल्या अंग्रेजी रिकॉर्ड सुनती और कर्नल लेटे लेटे अगेथा क्रिस्टी की पुस्तक पढ़ता रहता। सुरमई सांझ की म्लान छाया में कभी कभी कर्नल मल्लिका की ओर देखकर कृतज्ञता से मुस्कुरा देता, जैसे आंखों ही आंखों में उसे ऐसी सुखद संध्या के लिए धन्यवाद दे रहा है। 3-4 वर्ष से मल्लिका उसके शरीर का ही एक अंग बन गई थी। राखाल सरकार एक मोटर एक्सीडेंट में बुरी तरह आहत होकर दिमाग और जबान दोनों ही खो बैठे थे। पंगु पति को इनवैलिड चेयर और एंग्लो इंडियन नर्स को सौंपकर मल्लिका ने पति का ऑफिसी पद ग्रहण कर लिया था। अब वह कर्नल की प्राइवेट सेक्रेटरी थी। पांडे मोटर्स, पांडे जूट मिल, पांडे स्टील, सब के कारोबार की जड़ें मल्लिका की ही मुट्ठी में थी। कर्नल स्वभाव से ही रसिक प्रवृत्ति का था।
उसके जीवन में नित्य नवीन नई मल्लिकाएं आती रहती थी। मल्लिका भी उनके अस्तित्व से एकदम ही अनभिज्ञ नहीं थी, किंतु वह जानती थी कि कर्नल के हृदय के ताले में केवल उसी की कुंजी घूमती थी। अहिल्या बीए में थी। आधुनिका किशोरी को पिता और मल्लिका के अद्भुत रिश्ते का ज्ञान नहीं था, ऐसा भी नहीं था, किंतु फिर भी वह मल्लिका को सचमुच ही प्यार करती थी। मल्लिका का शासन, स्नेह और व्यक्तित्व उसे सर्वदा जकड़े रखता था। मल्लिका के बिना पूछे वह घर से बाहर पैर भी नहीं रखती थी। उस शासन में कहीं भी कठोरतापूर्ण स्वामित्व की भावना नहीं थी, वह था केवल स्नेह का शासन। मल्लिका अब श्रृंगार की नहीं, वात्सल्य की मूर्ति थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में घनीभूत विषाद की रेखा को कर्नल भी नहीं देख पाता था। लोकापवाद का उसने स्वेच्छा से ही वर्ण कर लिया था। समाज की दृष्टि में वह एक निर्लज्ज दुराचारणी ही तो थी। उसके अर्धमीलित नैनों का वैभव भी अब धुंधला पड़ गया था। मल्लिका के पास निजी सौंदर्य पहले भी सामान्य ही था, किंतु उसी सामान्य ईंट पत्थर से उसने अपने सुरुचिपूर्ण श्रृंगार प्रसाधन की भित्ति पर ही अपने व्यक्तित्व का सुदर्शन महल खड़ा किया था। किंतु अहल्या को विधाता ने मुक्त हस्त से ही सौंदर्य दान दिया था। उसने अपनी माँ का नहानी चंपई रंग पाया था और पिता के चेहरे की भव्य गढ़न, प्रशस्त ललाट के बीच से मांग निकालकर और नन्हे सीप से सफेद कानों की सफेदी को कृष्ण केशपाश के वैभव से तनिक ढककर कैसे और भी मनोहारी बनाया जा सकता है, यह उसने मल्लिका से ही सीखा था। कानों के आरक्त अग्रभाग में दमकते उसके मद्रासी हीरों के कर्णफूल, गले में झूलता नवरत्न का पेंडेंट या लंबी अंगुलियों में पड़ी मुक्ता नीलम की अंगूठी, प्रत्येक आभूषण में मल्लिका की ही कलात्मक रुचि का प्रदर्शन होता। आभूषण विहीना होने पर भी अहिल्या तपे सोने सी ही दमकती। बचपन से ही वह मल्लिका के अंतःकरण का समर्थन लेकर चली थी और मल्लिका की विलासी काया निष्प्राण होकर भी उसी पर छाया की तरह मंडराती थी। अपनी एक से एक दामी साड़ियाँ, बड़े शौक से गढ़वाए आभूषण सब उसने अहिल्या को ही उपहार में दे डाले थे। आज तक किसी भी दावत में बिना अहिल्या की सहायता के ही मल्लिका पूरा आयोजन कर डालती थी, पर इधर सास और बड़ी ननद के बच्चों के आ जाने से वह चटपट ऑफिस से ही घर चली जाती थी। पति के अस्वस्थ हो जाने के पश्चात उसने पति के ही वेतन पर कर्नल के सेक्रेटरी का पद ग्रहण कर लिया था। काशी वासिनी गृह परित्यक्ता सास को कभी कभी पुत्र का मोह घर खींच लाता, फिर तो सुअवसर पाकर ननद भी आ जाती और माँ बेटी शत शत कंठों में मल्लिका की अपकीर्ति फैला देती। पर फिर भी मल्लिका हार नहीं मानती। पति के असंतोष एवं प्रसन्नता का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। जब तक उसके मुंह में जुबान थी तब भी वह बेचारा रौबदार पत्नी की छाया में सिकुड़ा सहमा रहता। अब तो विधाता ने विवेक और वाणी दोनों से ही वंचित कर दिया था। अपनी इनवैलिड चेयर में बैठा वह दिन भर कुछ न कुछ चुगता रहता। मल्लिका ऑफिस जाती तो उसकी निष्प्रभ आंखों में उदासी की झलक नहीं उभरती और वह दफ्तर से लौटती तो किसी प्रकार की प्रसन्नता या उत्साह का प्रदर्शन नहीं करता। सास ने घर की बहू के आचरण से क्षुब्ध होकर एक दो बार नौकरों के सामने उसे बुरी तरह फटकार भी दिया था कि ये बहू माँ, पत्थर का कलेजा है क्या तुम्हारा? ऐसे निरीह परवश पति को बिना किसी दया माया के छोड़ जाती हो। आपकी पुत्री जमाता या आप स्वयं इनकी दवा पानी और नर्स डॉक्टर का खर्चा उठा लें तो मैं कल ही से दफ्तर जाना बंद कर दूंगी, तीर सा उत्तर मिलता और वह बटुआ उठाकर कार में जा बैठती। एक दिन भी वह दफ्तर नहीं पहुंचती तो तूफान सा उठ खड़ा होता। कर्नल पूरी तरह से बौरा ही जाता। कभी कोई वाउचर नहीं मिलता, कभी कोई ड्राफ्ट खो जाता, स्टेनो की टाइप की गई चिट्ठी में 20 गलतियां निकल जाती। 4 बजे एक मीटिंग होती तो 5 बजे उसका ध्यान आता। घंटी बजाकर बैरक को बुलाता तो वह भी गायब होता। मल्लिका कर्नल के जीवन की घड़ी की चाबी थी, जिसके बिना
उसका एक पल भी सार्थक नहीं था। किस कमीज के साथ वह कौन से स्टड पहनता है, काले सूट के साथ पॉइंटेड टो का जूता पहना जाएगा या फ्लैट, यह सब मल्लिका ही जानती थी। एक ही नहीं 20 यूं छोटी मोटी बातों को मल्लिका की अनुपस्थिति रोक देती थी। कर्नल को आए दिन दावतें देने का पुराना मर्ज था। प्रत्येक वर्ष अहिल्या की वर्षगांठ पर बड़ी धूमधाम से दावत का आयोजन होता था। अहिल्या की 19वीं वर्षगांठ की छठा अब के निराले ही होगी कर्नल, क्योंकि इस बार यह टीनएजर्स की अंतिम गोष्ठी होगी। थैंक गॉड कहकर मल्लिका अहिल्या की ओर देखकर स्नेह से मुस्कुराकर ऐसे चिढ़ा उठी जैसे अहिल्या की मित्र मंडली का गुरुभार वहन करने की मुक्ति उसे सचमुच ही गुदगुदा गई हो। वाह रे मौसी, लगता है मैं भी आपको भारी हो गई हूँ। क्यों? पगली कहीं की, तू भला क्यों भारी होगी? पर तेरे फिरंगी मित्रों की टोली को क्या आसानी से निभाया जा सकता है? चा 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 वाला तेरा मित्र रैक्सी, बाउल गान से नंदी की छतें भी फाड़कर उखाड़ देने वाला तेरा दूसरा बंधु समीर गांगुली, तेरे पापा की पूरी विस्की एक सांस में गटक जाने वाला रूसी, यही क्या कम है? अहिल्या अपने रेशमी ड्रेसिंग गाउन को डालकर फूलदान बदलने लगी। श्रावण का महीना था। सच श्यामला बंगभूमि अपने पूर्ण यौवन पर थी। मिलों से उठते धुएं की काली लकीर भी श्रावण की हरितिमा को काला नहीं कर सकी थी। माली ने मेहंदी की झाड़ियों पर अभी अभी पानी डाला था। भीगी मिट्टी की सौंधी गमक से मिली मेहंदी की सुगंध ने नशे के जाल की तरह फैलकर कोठी को घेर लिया था। बावर्ची खाने से मदमस्त मसालों में पकते नाना व्यंजनों की खुशबू की लपटें चली आ रही थीं। बरामदे में 3-4 नौकर पीतल के फूलदान, एस्ट्रे और बड़ी बड़ी मूर्तियों को पॉलिश से चमका रहे थे। संध्या होने तक नंदी की छटा ही निराली थी। लंबी लंबी कारों का जुलूस सा बरसाती में ना सिमट सकने से गेट तक लग गया था। ग्रे मैसूर सिल्क की साड़ी में मल्लिका ही कर्नल के मित्रों की अभ्यर्थना कर रही थी। अहिल्या भी तैयार नहीं हुई थी। उसे घंटों क्या पहनूं और क्या ना पहनूं सोचने में ही लग जाते थे। बड़ी कठिनता से मनाकर मल्लिका उसे एक जयपुरी लाल बांधनी निकाल कर दे आई थी। पतली पारदर्शी लाल चुनरी में वह दुल्हन सी ही लगेगी। और फिर मल्लिका चाहती भी थी कि वह आज दुल्हन ही लगे। उसने आज अपनी बहन के पुत्र रोनेन को भी दावत का निमंत्रण दिया था। रोनेन बसु लंबा चौड़ा सुदर्शन तो था ही, लखपति पिता का इकलौता पुत्र भी था। 7 वर्ष विलायत पढ़कर लौटा था और आते ही उसे आसाम के चाय बागान में बहुत बड़ी अफसरी भी मिल गई थी। अपनी मातृभाषा से भी सुस्पष्ट उच्चारण से वह फ्रेंच बोलता था। उसके माता पिता मॉन्ट्रियल में ही बस गए थे। वहीं मल्लिका के जमाई बाबू का टिम्बर का बहुत बड़ा व्यापार था। वैसे तो सुंदरी गुणी कन्याओं का यहाँ अभाव नहीं है बूढ़ी, उसकी दीदी ने लिखा था, पर अगर टूटू के लिए तुम कोई सुंदरी अपने ही देश की कन्या जुगाड़ कर सको तो अच्छा है। वैसे लड़के की पसंद जरा ऊंची ही है। मन ही मन चिट्ठी पढ़कर मल्लिका मुस्कुराई भी थी। कैसी ही ऊंची पसंद हो वह देख लेगी। अहिल्या तैयार होकर उसके पास में खड़ी हुई तो वह मुग्ध हो गई। लाल साड़ी की आभा में उसके गुलाबी कपोल और भी आरक्त हो उठे थे। सुकुमार हाथों की शुभ्रता लाल लाल कामदार चूड़ियों में और भी निखर उठी थी। गले में एक रूबी का हार कॉलर की तरह ही चिपक कर सुडौल लंबी ग्रीवा को किसी इजिप्शियन सुंदरी का सा अनोखा सौंदर्य प्रदान कर रहा था। बालों को अमृता शेरगिल टाइप स्टाइल में चपटा सा जूड़ा बनाकर लड़की ने अद्भुत कला चातुर्य से दोनों गुलाब की पंखुड़ी जैसे छोटे छोटे कानों को ऐसे ढांक कर रख दिया था कि अंगारे से दहकते 2 लाल रूबी के कर्णफूल ही किसी अदृश्य वल्लरी से लटके लाल चेरी गुच्छ से झूल रहे थे। गर्व और संतोष से मल्लिका ने झुककर उसका माथा चूम लिया। उसकी शिक्षा सार्थक हुई थी। मासी, मुझे देर हो गई क्या? रोनेन ना जाने कहाँ से छिटक कर आ गया था। लड़का वास्तव में सुदर्शन था। लो बेटा, यह है हमारी दुलारी अहिल्या और ये है मेरे दीदी का लड़का। रोनेन, कैसा आश्चर्य है
कि तुम आज तक अहिल्या से कभी नहीं मिले। जब तुम यहाँ आते हो तो यह बोर्डिंग में होती है, और ये जब यहाँ आई तो तुम विलायत चले गए। ले जा बेटी, रोनेन को भीतर ले जा। दावत की दिव्य मस्ती रोनेन के दिमाग में भी चढ़ने लगी। बाहर बैंड बज रहा था, नाना विदेशी सेंटों की सुगंध, साड़ियों की सुरसराहट और अहिल्या का मादक सौंदर्य उसकी नसों में भीगने लगा। राग रंग और रस से प्लावित सुनहरी संध्या धन्य उठी। एक एक कर कर्नल का विलासी कक्ष भर गया। बीच कमरे में एक जोड़ा हाथी दांतों की शुभ्रता में टिका ब्रिज टेबल था। उसी को घेर कर्नल के मित्रों का जमघट जुट गया। हल्के और गहरे ड्रिंक्स चलने लगे। मल्लिका कुशल हाथों से छोटे बड़े गिमलेट देती जा रही थी। कौन ड्राई जिन लेता है, किसी को ड्राई मार्टिनी पसंद है, और कर्नल को सिवाय लॉन्ग ब्रांडी के और कुछ नहीं भाता। यह सब उसे पता रहता। स्वयं शैंपेन की अनमोल घूंट से तरावट पा चुकी थी। इसी से उसके सांवले चेहरे पर तारुण्य की मादकता फिर से झलक उठी थी। एक कोने में पियानो को घेरकर अहिल्या के मित्रों का गुट जम गया था। बड़े तखत की रंगीन गद्दियों के घेरे में अपनी सखियों से घिरी अहिल्या बैठी थी। गोदी में अपने पर से अहिल्या की पर्शियन बिल्ली को खिलाती दौलत दारूवाला खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी चमकीली पारसी काली आंखों में रस का सागर छलक रहा था। बिना बाहों की नीली चोली में उसका गोरा शरीर कसौटी पर कसी सोने की लीक सा चमक रहा था। उसका भाई रूसी पियानो पर कोई विचित्र सी धुन छेड़ता अपनी पतली पतली टांगों को लकड़ी के फर्श पर पटकता ताल दे रहा था। जापानी छात्र रेक्सी माय बेबी डॉल गुनगुनाता अहिल्या का पेंसिल स्केच बना रहा था। अहिल्या बार बार चित्र को झांक झांक कर देखती, अपनी सुंदर सी नाक चढ़ाकर कह रही थी, छी, कहीं भी यह मुझसे नहीं मिलती। रेक्सी, लगता है कि बच्चे ने स्लेट पर रेखाएं खींच दी हैं। रेक्सी ने हाथ की तस्वीर नीचे रख दी और चारकोल के टुकड़े से शेड देता हंसकर बोला, जानती हो अहिल्या, एक बार एक महान चित्रकार ने सूर्यास्त का चित्र बनाया। एक बैरोनेस ने उससे पूछा, क्या ऐसा सूर्यास्त ऐसे विचित्र रंगों से भला कभी संभव है? हंसकर ही उस चित्रकार ने कहा, सच कहिए, इसे देखकर क्या आपकी यह इच्छा नहीं होती कि काश ऐसा सूर्यास्त संभव होता? अहिल्या ने होंठ फुला लिए। वाह जी वाह, यह भी अच्छी रही। देखो तो दौलत, कहीं सिर पैर दिख रहा है क्या? मैं तो कभी भी यह इच्छा नहीं कर सकती कि मेरी ऐसी एल्यूसिव एग्जिस्टेंस हो। रोनेन अब तक चुपचाप मुग्ध सा उसे ही देख रहा था। सौंदर्य और लावण्य की दौलत अमिता दत्ता में भी कोई कम नहीं थी। ढीले जूड़े पर गुलाब का फूल खोसे हल्की नीली ढाकाई साड़ी में कृष्ण किशोरी अमिता दत्ता मल्लिका की सेकंड चॉइस थी। लंबी गहरे बदन की अमिता गुरुदेव की नृत्य प्रवीणा छात्राओं में से थी। चित्रांगदा और चंडालिका के अभिनय करते करते उसकी लयबद्ध चाल में रवींद्र संगीत का माधुर्य बस गया था। कई वर्ष शांति निकेतन में रहने के बाद वह कलकत्ता आ गई थी। उसके पिता एक प्रसिद्ध सर्जन थे। कई बार पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर वे मल्लिका के पास आ भी चुके थे, पर अभी तक मल्लिका अहिल्या की ही आशा लगाए बैठी थी। किंतु ना जाने क्यों रोनेन अहिल्या की तुलना में उन दोनों को अत्यंत सामान्य सा ही पा रहा था। रूसी भी पियानो छोड़कर तस्वीर देखने झुक आया और समीर गांगुली टाई खोलकर दोनों पैर मेज पर ही उठाए बैठकर गुनगुनाने लगा, आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी। एक आंख बंद कर उसने अमिता की ओर देखकर ऐसी मीठी आवाज में अपनी गुनगुनाहट व्यक्त की कि सब हंस पड़े। अमिता दत्त के पीछे वह बुरी तरह पागल था, सब जानते थे, किंतु अमिता उसे एकदम ही लिफ्ट नहीं देती थी। एक आध बार उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भर देती, और उसी सामान्य सी मुस्कुराहट के भरोसे समीर पिछले 4 वर्षों से जी रहा था। दौलत अब बिल्ली को एक और डालकर बोली, अहिल्या, अब तो कुछ खिला भाई, बड़ी भूख लगी है। अहिल्या उठी। उसने एक बार पिता के मित्रों की ओर दृष्टि डाली। बड़ी जोर से ब्रिज और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। पापा, खाना लगवाइए ना, सबको भूख लगी है। 9 तो बज गया पापा। अपनी नाजुक कलाई की छोटी सी चमकती घड़ी के हीरे चमकाकर उसने दूर से ही कर्नल को अपनी अधीरता दिखाई। अब्दुल और हमीद ने आदेश पाते ही अपनी चमकती वर्दियों में आकर
झाड़ फानूस की बत्ती गुल कर दी। बड़े बड़े चांदी के मोमबत्ती दानों में मोमबत्तियों के धीमे प्रकाश ने कमरे में रेशमी उजाला फैला दिया। कर्नल के बाग के विदेशी पुष्पों की सुगंध के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा का करुण आर्त स्वर वातावरण में छलछला उठा। रोस्ट मुर्ग और नमकीन तली मछली की सुगंधी से कमरा भर गया। एक एक कर अतिथि आकर कर्नल की बहुमूल्य ड्रेस्टन चाइना में भारी भारी चम्मचों से व्यंजनों का स्वयं ही परिवेशन करके खाने लगे। बातों का क्रम बदल गया। हल्की फुल्की गपशप और मधुर हंसी के साथ दावत रंग पर आ रही थी। सबकी दृष्टि का केंद्र बनी थी अहिल्या। जस्टिस विधुशेखर बनर्जी अगरतला के जमींदार देवेश बर्मन, आसाम की एक छोटी सी रियासत के राजा गौर मोहन बरुआ, सब उसे पुत्र वधू के रूप में पाने को लालायित थे। ऐसी सुंदरी और अटूट संपत्ति की उत्तराधिकारिणी गुड़ी कन्या पाना भला कौन नहीं चाहेगा। सुंदरी अहिल्या के एक ही कटाक्ष से असंख्य हृदयों की लाशें बेच सकती थी। क्यों बेटी, बीए के बाद क्या करने का इरादा है? जस्टिस बनर्जी ने कुछ ऊंची ही आवाज में कर्नल को सुनाकर ही पूछा। वाह, करेगी क्या? कर्नल बीच ही में बोल पड़ा। शादी करेगी। क्यों, है ना बेटी, अब के पहाड़ जाकर इसी की चिंता तो करनी है। क्यों, क्या पहाड़ में योग्य लड़का मिल जाएगा हमारी बेटी के लिए? गौर मोहन बरुआ ने तरुणी सुंदरियों के जमघट में घुसकर बड़े प्यार से अहिल्या की पीठ थपथपाई। क्यों जी? कर्नल का स्वर नशे ने तीखा कर दिया था। क्यों, कुमायूं की धरणी योग्य लड़कों से एकदम ही हीन हो गई है क्या? एक से एक आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर लड़के हैं। अहिल्या का विवाह अपने ही समाज में करूंगा। कचर कचर कर मुर्गे की टांग को पूरी शक्ति से चिचोड़ कर कर्नल ने अपने कथन की पुष्टि की। क्यों बेटी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, जहाँ तुम्हारे पापा शादी करेंगे वहीं कर लोगी? गौर मोहन बूढ़ा पापा को छेड़ने पर ही तुला, यह दुष्ट अहिल्या जान गई। शैतानी से मुस्कुराकर कर्नल की चंपक कन्या ने शील सौम्यता का ऐसा अद्भुत अभिनय किया कि मल्लिका भी दंग रह गई। और क्या आपने सोचा है कि मैं बुढ़ापे में आपकी चरण सेवा करने बहू बनकर गौरीपुर जाऊंगी? हो कर रसिक बूढ़े गौरमोहन हंसने लगे। पर कर्नल ने देखा मल्लिका का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया है। डिनर खत्म हुआ और सब अपनी अपनी कुर्सियों पर जम गए तो जस्टिस बनर्जी ने जेब से अपना कैम्ब्रिक का रुमाल निकालकर मुंह पोंछकर कहा, हाँ भाई पांडे, बात तो ठीक ही कही है तुम्हारी लड़की ने। विवाह संबंध तो अपने ही समाज का अच्छा होता है। जस्टिस बनर्जी आधी बोतल घर से चढ़ा कर आए थे। फिर यहाँ की नीट जिन भी असर दिखला ही रही थी। अब मेरी ही बड़ी बहू को लो, कुर्क की है, देखने में स्वर्ण चंपा का फूल। लैटिन ऐसे पढ़ती है जैसे घुट्टी में ही घोल कर पी हो। नंबूदरी ब्राह्मणों की बेटी है। पिता रिजर्व बैंक के मैनेजर थे, नाना थे आईसीएस। विवाह हुआ तो समाज में तूफान मच गया। बेटे को बहुत समझाया पर माना नहीं। अब बहू आती है तो हमारे घर में मछली नहीं बनती, कहती है बदबू आता है। अब तुम ही कहो यार पांडे, अपने बंगाल की बहू होती तो क्या उसे मछली में बदबू आती? यही नहीं बनर्जी, बच्चों पर भी असर पड़ता है। देवेश बर्मन ने अपनी बर्मी सिगार के धुएं की खुशबू से बनर्जी को और उकसाया। तुम्हारी दूसरी बहू भी तो स्विस है, उसके लौंडे को तो एंग्लो ही कहोगे। सुना दून स्कूल से फिर निकाल दिया गया। मेरा नाती भी तो वही है। बनर्जी अब तक सिर तक नशे में डूब चुके थे। दोनों पैर ब्रिज की मेज पर धरकर वह अब अपने ग्रह के प्रत्येक सदस्य की बखिया उधेड़ने को तत्पर थे। निकाल ही नहीं दिया, 500 हर्जाना भी भरना पड़ा मुझे। किसी बैरे के पेट में डबल रोटी का चाकू मारने गया था। कुछ कहो भाई, कहलाएगा तो दोगला ही। माँ का असर आया है और क्या। अच्छा, क्या माँ भी? मल्लिका उनके पास ही झुकाई। उसे ऐसी बातों में बड़ा रस आता था। जीवन भर वह अपने ही चरित्र पर नाना टीका टिप्पणियां सुनती आई थी। जब किसी और पर उसी का सा कीचड़ उछाला जाता तो वह खिल उठती। अब क्या कहूँ मिसेस सरकार, नशे से बनर्जी की आंखें रक्त जवासी लाल होकर बाहर को ही निकली पड़ रही थी। आप ऐसी सती लक्ष्मी के सामने कहने से भी पाप लगता है। हे माँ दुर्गा, क्षमा करो क्षमा करो, कहकर बड़ी भक्ति श्रद्धा से जस्टिस बनर्जी ने झुककर मल्लिका को नमस्कार किया और रोने लगे। शराबी को रोने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। सिसकियाँ और हिचकियाँ लेते हुए बोले, किसी उचक्के स्क्वाड्रन लीडर के साथ
घूमने चली गई है शिमला पहाड़ और बेटा यहाँ बिसूर रहा है। वह तो तुम्हारा लड़का समझदार है, कहो बनर्जी। रसिक गौर मोहन बरुआ ने छौंक दिया। नहीं तो कब का शहीद बन गया होता। दौलत ने अपने कटे बालों का गुच्छा एक झटके से पीछे की ओर डाला और उठ गई। अब चला जाए रैक्सी, पापा से कहें तुम्हें होटल तक छोड़ देंगे। बड़ी ही अनिच्छा से रैक्सी उठा। एक ही पैग ने उसकी नीली आंखों को और भी नीला बना दिया था। अलस अहल्या ग्लैडुलाई की एक लंबी डंडी को नोच नोच कर फेंक रही थी। उसकी गुदगुदी रेशमी बिल्ली बार बार इधर उधर जाकर उसके गुलाबी गालों पर अपनी काली उठी पीठ खिसती म्याऊं म्याऊं कर उससे उठने का आग्रह कर रही थी। रेक्सी सोच रहा था कि किसी दिन वह उसकी ऐसी ही पुष्प नोच नोच कर फेंकने वाली मुद्रा में एक तस्वीर बनाएगा। उसके गाल से पीठ खिसती काली बिल्ली बनाकर नीचे लिखेगा, टू कैट्स। अभी जाओगी दौलत? 12 ही तो बजा है, पापा की दावत तो हमेशा 4 बजे तक चलती है, कहकर उसने आंचल संभाला। उसके गले का लाल रत्नों का गुलूबंद मंदी रोशनी में चमक रहा था। लाल रूबी के टुकड़ों ने उसे अपनी किरणों का प्रतिदान सा दे दिया था। रैक्सी, रोनिन, समीर सब उस रक्त वर्ण रक्तांबरा सुंदरी को अनिमेष लुब्ध दृष्टि से देख रहे थे। काली भौंओं के बीच क्लांत अलस नेत्रों का वैभव पल पल में रंग बदल रहा था। हाँ जी, जानता हूँ कि दावत तो 4 बजे तक ही चलती है, पर पापा को उठाकर ले ही जाना होगा। मम्मी एकदम अकेली है, मैं, रूसी और पापा तीनों यही हैं। दौलत दारूवाला बचपन से ही अहिल्या के साथ पढ़ी थी। उसके पापा रुस्तम जी दारूवाला का पेट्रोल पंप था और शराब की बहुत बड़ी दुकान थी। 2 बच्चे थे, रूसी और दौलत। पिछले 4 वर्षों से उनकी रुग्णा पत्नी एकदम ही बिस्तर से लग गई थी। असाध्य कैंसर ने उसकी हड्डियां खुला दी थी। दौलत भी असाधारण सुंदरी ही थी, किंतु उसका सौंदर्य अहिल्या से एकदम ही भिन्न था। दुबली सी मरियल दौलत, जो अपने बेत सी पतली टांगों को स्कूली स्कर्ट से निकले अपने रिकेट चाल से चलती थी, अब गजब की आकर्षक हो गई थी। यौवन की जादुई छड़ी फिरते ही वह सिंड्रेला सी नए कलेवर में लिपटी नई ही दौलत बन गई थी। रूसी उसका बड़ा भाई था। पिता ने उसकी पढ़ने में रुचि नहीं देखी तो घड़ियों की बड़ी सी दुकान खोल दी। जब कभी अहिल्या उसकी दुकान में आती तो रूसी के जी में आता वह अपनी सब दामी घड़ियों की माला पिरोकर अहिल्या के गले में डाल दे। दोनों भाई बहनों की सूरत एक सी ही थी, फिर भी जिस नैन नक्श ने दौलत को सुंदरी बना दिया था, उसी नैन नक्श ने रूसी के चेहरे को हास्यास्पद बना डाला था। दोष रूसी का नहीं, उसकी बेडौल नाक का था, जो बढ़ते बढ़ते उसके पूरे व्यक्तित्व पर एक काले मनहूस बादल की तरह छा गई थी। अहिल्या प्रायः ही उसकी नाक का मजाक उड़ाती, किंतु वह सुंदरी अहिल्या के उपहास को भी शिव के विष की ही भांति कंठी में ग्रहण कर लेता। अहिल्या से एकांत में कितना कुछ कहने को कई बार व्याकुल होता, पर एकांत में उसे देखकर भी वह कुछ नहीं कह पाता। उसकी लंबी नाक उसके हृदय की भावनाओं पर अपनी मनहूस साया सा डाल देती और हीन भावना से त्रस्त रूसी दारूवाला उदास ललचाई दृष्टि से अहिल्या को आंखों ही में भरकर संतोष कर लेता। रूसी भी रैक्सी और रोनेन की तरह पार्टी से इतनी जल्दी नहीं भाग जाना चाहता था, पर रात बहुत हो चुकी थी। रस सभा एकाएक भंग हो गई। क्यों अहिल्या, पिकनिक तो 18 तारीख को पक्की रही ना? समीर गांगुली ने पूछा। हाँ हाँ, पापा से कार के लिए अभी कहना होगा, कहीं उस दिन लेकर चल न दे। अहिल्या उठकर पिता की मेज पर चली गई। आगे की कथा चौथे भाग में। अगर आपको ये कथाएं सुनने में अच्छी लग रही हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी करवाइए। साथ में लाइक कीजिए और कमेंट के द्वारा बताइए कि मुझे इसमें और क्या सुधार करने चाहिए। धन्यवाद।